हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 8 सोल्यूशन का डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले क्वेश्चनांक में उन्नयन देखने हैं, हिमांक में अवनमन बाद में देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे देखने की क्या ज़रूरत है? तो है ज़रूरत। अगले लेक्चर में मैंने इसको, पिछले लेक्चर में इसको कवर कराया था, पर थोड़ी सी क्लियरिटी कम थी, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखो, ग्राफ तो मैंने समझा दिया था अच्छे से, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें थी कि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इवोल्यूशन क्यों होता है। यहाँ पे मतलब इवोल्यूशन मतलब होना, मतलब इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज होना, मतलब बढ़ना। इसको बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते? बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई चीज़ बॉयल हो जाए। बॉयल कब होती है? जब उसका वेपर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेयर के बाहरी वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए। बाहरी वायुमंडलीय दाब हमने 1 atm माना था, एक वायुमंडलीय दाब। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाए? इसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर बाहरी वायु दाब के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है। अब होता है कि जब जैसे कोई आवासशील पदार्थ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं, कौन सा? नॉन वोलेटाइल आवासशील पदार्थ, आवासशील पदार्थ ये मिलाएंगे तो ये क्या होगा? ये वेपर प्रेशर को कम कर देता है। ये भाई ये वाष्प नहीं बनाता। आवासशील पदार्थ जो वाष्पित नहीं होता, जिसका वेपराइजेशन नहीं होता, ठीक है, या वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो अगर ये मिला देंगे तो जो हमारा जो पहले से जो सॉल्वेंट था, जो सॉल्वेंट या विलयन जो भी रहा होगा, उसका भी वेपर प्रेशर का हो, जिसमें वेपर प्रेशर कम बनेंगे, उसमें भी वेपर प्रेशर क्या बनेंगे? कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल पदार्थ उसकी वेपर प्रेशर घटा देगा, क्योंकि ये वाष्पित नहीं होना चाहता, वो वाष्पित होना चाहता है, उसकी बहुत सारी सरफेस पे आ जाएगा, तो उसे निकलने ही नहीं दिया वेपर। और जो वेपर प्रेशर होता है सरफेस से ही तो जाता है। वैसे वेपर प्रेशर यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे जो होंगे यही तो वेपर के रूप में बदलते हैं, नीचे वाले तो वेपर के रूप में जाते नहीं। अगर वो वे पदार्थ मिला दिए तो इसकी सरफेस पर भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे, उसे वेपराइज होने में दिक्कत करेंगे। यानी कि ये खुद नहीं वेपराइज होना चाहता, दूसरों को भी वेपराइज होने से रोकेगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब वेपर प्रेशर घट जाएगा तो पहले मान लो बॉइलिंग को वेपर उतना वेपर प्रेशर इतना, ये इसको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के इक्वल करने में मान लो टेम्परेचर लगता था 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो टेम्परेचर कितना लगता था? 100 डिग्री सेल्सियस। अब वेपर प्रेशर घट गया है, हमें फिर इसको वेपर प्रेशर किसके इक्वल करना है? तो बताओ, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? तो ओबेसी बात है, पहले वो पदार्थ नहीं मिलाया गया था, तो वेपर प्रेशर इतने पे हो जाता था, इतने टेम्परेचर पे। अब वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो लगेगा, है ना। जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितने कम वेपर उतने कम वेपर प्रेशर। तो वेपर ज़्यादा वेपर अब कम बनेंगे, वेपराइज नहीं होगा तो वेपर कम बनेंगे। आवासशील पदार्थ की वजह से, नॉन वोलेटाइल मटेरियल की वजह से वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमें इसको वेपर कम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को और क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे तभी ना हो पाएगा 1 atm के इक्वल हो पाएगा वेपर प्रेशर। तो इसलिए क्या हो जाता है?
जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर का वेपर कम बनते हैं, तो वेपर बढ़ाने के लिए, वेपर को इंक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। इसी को क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। अर्थात क्वथनांक हमारा क्या हो जाता है, उस पदार्थ का बढ़ जाता है। हाँ, आवासशील पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ये समझ गए तो आज ये भी समझ जाओगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो आओ इसको देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कम होना। डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस हो जाना, कोई क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, हिमांक किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप होता है जिस पर पदार्थ को द्रवावस्था और ठोस अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है, समान होता है। मतलब द्रवावस्था ठोस अवस्था दोनों में क्या होता है, वाष्प दाब समान होता है। इसे हम ग्राफ द्वारा देखेंगे तो आसानी समझ आएगा। यहाँ पे मान लो ये वेपर प्रेशर है, ये क्या है, वेपर प्रेशर है। ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है, और किस में है, केल्विन में। किस में है, केल्विन में। ठीक, इधर को टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। यहाँ पे कोई एक सॉलिड ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, एक सॉलिड ले लेते हैं। एक सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। कहे है ना कि डिफिनीशन ये होती है, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर जिस उसमें क्या हो, इक्वल हो, समान हो। वही 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 टेम्परेचर क्या होता है, वही होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वही होता है हिमांक। मान लो ये क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है। किसमें, किस स्टेट में, सॉलिड में। और यहीं पे एक पद, मान लो दूसरा पदार्थ, यहाँ पे एक दूसरा पदार्थ, ये लिक्विड में है, ये किस में है, लिक्विड में। लिक्विड में सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, जो भी कहो, लिक्विड सॉल्वेंट। द्रव विलायक है, द्रव, ये ठोस है। तो मान के चलो यहाँ पे इसका मान लो कोई कि इसको, इसका टेम्परेचर मान लो यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से कहाँ पे टेम्परेचर जाएगा, यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना। इसको मान लेंगे डेल्टा टी नॉट एफ। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, जिसको बोल देते हैं डेल्टा टी नॉट एफ बोल देते हैं, डेल्टा टी नॉट एफ। ठीक है, तो हिमांक ये हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पे, यहीं पे तो वेपर प्रेशर दोनों का समान होगा, क्योंकि यहीं पे मिल रहे हैं, है ना। नहीं तो ये यहाँ तक है ही नहीं, यहाँ तक है, यहीं पे दोनों का वेपर प्रेशर समान होगा। देखो ना, यहीं पे इस पॉइंट पे दोनों का लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में क्या है, मटेरियल वही है। एक में लिक्विड स्टेट में है, द्रव में है, एक में क्या है, सॉलिड में, ठोस अवस्था में। तो दोनों में क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, समान है। इतना है ना। मान लो यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर का कोई मान होगा, कोई वैल्यू होगी, वो इस पॉइंट पे क्या आएगा, समान आएगी। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ इसके लिए वेपर प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर समान है। मतलब इस टेम्परेचर के लिए वेपर प्रेशर दोनों का क्या है, समान है, इक्वल है। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन ले लिए, क्या ले लिए, सॉल्यूशन ले लिए। इसमें कोई सॉल्यूट मिला दी, भाई द्रव में था, इसमें कोई और दूसरा पदार्थ मिला दो, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। इसमें कहाँ इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है इक्वल।
वेपर प्रेशर कहाँ इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना भाई, ये वाला हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं TF, क्या मान लेते हैं TF। इसको बुक में डाट डाट से भी दिखाते हैं, तो डाट डाट से भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर कोनो दिक्कत ना है, कैसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है प्यारे। तो हुआ क्या, पहले यहाँ पे इक्वल होता था इस टेम्परेचर पे, देखो टेम्परेचर उधर को इंक्रीज हो रहा है, पहले ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, सोल्यूशन टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू डेल्टा T0F की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा TF की वैल्यू कम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये डेल्टा TF होगा, डेल्टा TF होगा। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, T0F माइनस TF, ये वैल्यू बनेगी, ठीक। ज़्यादा वाले से कम वाले को घटाना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी तो इसको घटा देंगे, इसी तो बोलेंगे जो कमी होगी तभी ना पता चलेगा, ज़्यादा वाले से कम वाला घटा देंगे। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, इसका टेम्परेचर 100 था, अब घट के कितना हो गया, अब 75 हो गया, कितनी कमी आई, तो 100 से ज़्यादा वाले से कम वाला 75 वाला घटा देंगे, यानी 25 की कमी आई, यानी हिमांक का अनुमान डिप्रेशन, अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, कितना डिप्रेस हो गया, कितना घट गया, कितना डिक्रीज हो गया, 25 डिग्री। मान लो केल्विन में है तो केल्विन 25 केल्विन क्या हो गया, घट गया, है ना, ऐसे कहेंगे, समझ गए। और वैसे जब फ्रीजिंग होती ही कोई चीज़ तो उसका क्या होता है, उसमें एक तरह के जो उसके सॉल्यूट, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं, क्या होते हैं, एक तरह के उसमें सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम से ना कहो, वॉल्यूम घट जाता है। जैसे लिक्विड में होगी कोई चीज़, फ्रीज होगी, ठीक है, फ्रीज होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम नहीं होता। अब जैसे लिक्विड वाटर ले लें, हम वाटर ले लें तो वाटर में जैसे आप एक इसमें रखते हैं, इसमें पूरा भर के रख दिए फुल, इसको आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रख देंगे तो जो बर्फ़ बनेगी, जो आइस बनेगी, तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, इससे ज़्यादा हो जाती, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता, उसका वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन वहाँ पे वो वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर बिखरे हुए थे, और यहाँ पे क्या हो गए, कंडेंस हो गए, वो वाटर वॉल्यूम मतलब एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज हो गए, सिस्टमैटिक वे में अरेंज हो जाते हैं ना। जैसे एक तरह का वाटर एमार्फस था, एक तरह की बर्फ़ क्या होती है, एमार्फस सॉलिड होती है, तो थोड़ा उसमें से अरेंज होना चाहते हैं, मतलब सिस्टमैटिक। अब क्रिस्टलीन ठोस नहीं बन गया है, बर्फ़ क्रिस्टलीन ठोस नहीं हो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं हो गया, उस तरह से अरेंज नहीं हो गए, मतलब अरेंज होते उसमें, एमार्फस में ऐसा नहीं कि अरेंज नहीं होते, अरेंज होते हैं पर उस तरह से नहीं होते उतने ज़्यादा अच्छे से, मतलब लॉन्ग रेंज में नहीं होते, है ना, कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं बन पाती ऐसे, लेकिन अरेंज करने की कोशिश करते हैं। फ्रीजिंग में यही होता है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो खुद को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, देखो क्या हो गया, घट गया, इसी को बोल देते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ, फिर वही चीज़ बताते हैं। पहले कोई लिक्विड था, अब यहाँ पे जो सॉलिड है ये तो वेपराइज हो नहीं रहा है, ये वेपराइज हो रहा है क्या, ये वेपराइज नहीं हो रहा है ना, ये वेपराइज नहीं हो रहा। फिर वही बात बताएंगे, कोई सॉल्वेंट, मान लो लिक्विड सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर था कुछ, इसका कुछ वेपर प्रेशर था। फिर इसमें नॉन वोलेटाइल आवासशील, नॉन वोलेटाइल क्या, नॉन वोलेटाइल पदार्थ मिला दिए, आवासशील पदार्थ, कैसा पदार्थ, आवासशील पदार्थ फिर से मिला दिए, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब वेपर प्रेशर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो वेपर प्रेशर क्या, पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था, वेपर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। अब जैसे विलयन बना है इसमें, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, मतलब कि विलयन है,
जैसे ही इसमें इसमें कोई पदार्थ मिला है, इस जैसे मान लो पहले वो था लिक्विड में था, वो वेपराइज होता था, वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। जैसे नॉन वेलेटाइल पदार्थ मिला है, सोल्यूशन बना, कोई भी पदार्थ घोलेंगे, ठीक है, आवासशील पदार्थ मिला दिए हम, सोल्यूशन बन गया आवासशील पदार्थ से, सोल्यूशन तो बन गया, पर वो वेपराइज एक होता है एक नहीं होता, तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर देगा, घटा देगा। अभी बताया मैंने, समझाया था थोड़ी देर पहले, उसका वेपर घट जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मान लो वेपर प्रेशर घट गया, देखो यहाँ पे आ गया, वेपर प्रेशर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आ गई बात समझ में। वेपर प्रेशर घटा तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका ये भी घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया कि नहीं घट गया भाई। वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, है ना, वेपर प्रेशर ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ये देखो ज़्यादा था। इधर को आर वैल्यूम प्राप्त मिल रही है, ग्राफ में देखो, ग्राफ से समझ में आता है अच्छे से। अब जैसे जैसे वो मिलाए थे नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर घटा, वेपर प्रेशर यहाँ से लुढ़क के यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था यहाँ पे आ गया। वेपर प्रेशर घटा तो ये भी फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, देखो फ्रीजिंग पॉइंट घटा। तो ऐसा होने पर, वेपर प्रेशर घटने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी को हिमांक का अवनमन कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इतना क्लियर है, इसी को हिमांक का अवनमन कह देते हैं, याद रखना। क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल मिला है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे जो वेपराइज नहीं हो रहा, जो पदार्थ है वेपराइज नहीं हो रहा है। पदार्थ क्या हो रहा है, वेपराइज नहीं हो रहा। वेपराइज नहीं हो रहा तो वे वाष्पित होकर जाना ही नहीं चाहता, वाष्पित होकर क्या नहीं जाता, जाना ही नहीं चाहता बाहर को, नहीं जाना चाहता तो क्या होगा, रहना ही चाहता है। क्या कहना है, रहना ही चाहता। अर्थात ये कोई आवासशील पदार्थ सॉलिड था तो सॉलिड में ही रहना चाहेगा, उसको भी सॉलिड बनाना चाहेगा, यानी कि सिस्टमेटिक वे में अरेंज होना चाहता है। तो मतलब एक जगह बैठा है, बैठा ही रहना चाहता है, एक जगह बैठा है, बैठा उड़ना नहीं चाहता, वेपराइज नहीं होना चाहता। बात समझ रहे हो, एक जगह बैठा ना रहना चाहता। अब बैठा रहना चाहता तो यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में रहना चाहता है, यानी कि सॉलिड में बदलना चाहता है, यानी कि फ्रीज होना चाहता है। तो ऐसा होगा तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। आ गई बात समझ में। यानी कि पहले जो सॉल्वेंट था वो फटाफट वेपराइज हो रहा था, फटाफट वेपर में फटाफट टेम्परेचर दे रहे तो उड़ जा रहा था। जैसे हम नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो वेपराइज होना कम हो जाता है, वेपराइज होना, तो वेपर प्रेशर घट जाता, वेपर प्रेशर घटा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। तो डिफिनीशन वैसे कम समझ में आती है, लेकिन ये ग्राफ से ये चीज़ें क्लियर है, इस ग्राफ से ये चीज़ एकदम क्लियर है, ग्राफ से ही एकदम क्लियर है डिफिनीशन क्यों घट गया। ठीक, चलो आगे फिर इसमें फार्मूला आ जाता है। फार्मूला वही है कि जो डेल्टा टी एफ होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, किसके, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इक्वल टू मोलालिटी, मोललता। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मोललता है। अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू फिर लगा देंगे क्या, के एफ, यहाँ पे एम के एफ क्या है प्यारे, के एफ क्या है, मोलर कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि वहाँ पे क्या था, के एफ वहाँ भी कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट है। ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट है, क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है यार, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, चाहे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहे तो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल देंगे हिंदी में का, मोलर अवनमन स्थिरांक या नियतांक बोल देंगे। मोलर, इसको क्या बोलेंगे, मोलर अवनमन इसको बोल देंगे स्थिरांक बोल देंगे। ठीक, अब हमें सबको मालूम है। अब यहाँ से के एफ की यूनिट निकालें तो के एफ की यूनिट क्या आ जाएगी प्यारे, टी एफ। ऐसे यहाँ पे के एफ यूनिट, के एफ की यूनिट
तो देखो इसका केल्विन होगा, इसका क्या होगा, केल्विन होगा, इसका क्या होगा, मोल। मोल एम क्या होता है, स्मॉल एम होता क्या है, मोल साफ साल्यूट होता है, मोल साफ साल्यूट होता है, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट केजी में, किसमें, केजी में। तो इसकी किलोग्राम में हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मोल हो जाती, इसकी तो मोलें रहती, तो मोल रहती है, किलो यानी कि किलोग्राम, इसको यहाँ पे मोल लिख सकते हैं, मोल अपान केजी। तो केजी ऊपर चला जाएगा, केजी यहाँ आ जाएगा, मोल नीचे रह जाएगा, मोल, या फिर के केल्विन इंटू में केजी किलोग्राम, मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये के एफ की यूनिट आ जाती, ये क्या आ जाती है, के एफ की यूनिट आ जाती। आगे यहाँ पे लिख देते हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है प्यारे, मोल है, यानी कि मोल है, और नीचे मास है, मास को डब्लू से लिख सकते हैं, ठीक है। ये डब्लू किसके लिए है, विलेय के लिए है, और ये मोल किसके लिए, ए के लिए है, विलेय के लिए, ये विलायक के लिए, ये विलेय के लिए। एक मतलब क्या है यहाँ पे, विलेय लिखा है वहाँ पे। तो इस एम इक्वल टू क्या बोल देंगे, डब्लू ए इंटू एम ए इंटू डब्लू बी। लेकिन न्यूमेरिकल लगाओगे वहाँ पे क्या दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, वहाँ पे ग्राम में दिया रहेगा तो इसे किलोग्राम में बदल लेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 यहाँ से भाग लगाएंगे नीचे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये किस में है, अब ये ग्राम में, अब ये ग्राम में, तो इसकी वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा प्यारे, के एफ इंटू डब्लू ए इंटू 1000 1000 एम ए इंटू डब्लू बी इन ग्राम में। ये फार्मूला तैयार है, ठीक। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अब कोई कुछ भी किसी की चीज़ की वैल्यू पूछे आप निकाल सकते, किसी चीज़ की वैल्यू पूछे आप निकाल सकते। ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जो के एफ की वैल्यू होती है ज़्यादातर दी होती है न्यूमेरिकल में, ठीक है, ये क्या होती है, मोस्टली दी होती है न्यूमेरिकल में, नहीं तो एनसीईआरटी हो चाहे जो भी हो, के एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वैसे रटने की ज़रूरत नहीं, न्यूमेरिकल में दिया ही रहेगा, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, इसकी सारी बातें हो गई। आगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है, उसको अगले लेक्चर में रखते हैं, उसको अगले लेक्चर में पूरा देख लेंगे, और उस पूरी थ्योरी इधर खत्म करेगा। नॉर्मेलिटी का भी लेक्चर मैं दूंगा आपको, तो उसका एन फैक्टर वगैरह सब कुछ इसमें एक ही वीडियो में बता देंगे, तो उससे बाद में कवर कर लेंगे। फिर सारे न्यूमेरिकल, हर फार्मूले पे न्यूमेरिकल देखेंगे, सिर्फ सारे के सारे एनसीईआरटी लगवा देंगे हम, बाकी आप लगाते रहना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के वीडियो में।